उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ और महत्व बताने में, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति और उनके महत्व को समझने में, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों और तकनीकों की व्याख्या करने में, आधुनिक प्रबंध में हेनरी फ्योल के योगदान का वर्णन करने में, फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों का विश्लेषण करने में। प्रबंध के सिद्धांत एक परिचय। दुनिया की प्रत्येक व्यवस्था कुछ सिद्धांतों और दिशा निर्देशों पर चलती है। एक संगठनात्मक व्यवस्था में ये सिद्धांत इसकी कल्पना का स्पष्ट करने एवं इसको प्राप्त करने के मार्ग के संबंध में रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रबंध कुछ सिद्धांतों पर भी आधारित होते हैं जो व्यवसाय के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें अंतर्निहित शब्दों को समझना होगा, अर्थात सिद्धांत और प्रबंध। सिद्धांत। सिद्धांत बुनियादी मानदंड, नियम या मूल्य हैं जो किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय के लिए वांछनीय और निश्चित व्यवहार को दर्शाते हैं और उसके कार्यों के औचित्य और अनौचित्य को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। सिद्धांत नीति और उद्देश्यों से अधिक बुनियादी हैं और दोनों को नियंत्रित करते हैं। प्रबंध। प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव गतिविधियों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण सम्मिलित है। प्रबंध के सिद्धांत। यह सिद्धांतों और प्रबंध का संयोजन है, अर्थात यह बुनियादी मानदंडों, नियमों और दिशा निर्देशों का संग्रह है जो प्रबंध के कार्यों में इसकी गतिविधियों को नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास एक लंबे समय में एक व्यवस्थित क्रम में हुआ है। सर्वप्रथम प्रबंध संबंधी विचारों को 3000 से 4000 ईसा पूर्व में दर्ज किया गया था। धीरे धीरे 19वीं सदी में इसने क्लासिकी और नवक्लासिकी प्रबंध सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त किया। हाल के वर्षों में प्रबंध सिद्धांतों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए नए मार्ग बनाए हैं, जैसे व्यवहारिक विज्ञान मार्ग, प्रबंध विज्ञान या परिचालनात्मक अनुसंधान और आधुनिक प्रबंध। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। सिद्धांत औपचारिक कथन होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। निम्न बिंदुओं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को संक्षेप में बताते हैं। सर्वप्रयुक्त। प्रबंध के सिद्धांत व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, छोटे एवं बड़े, सार्वजनिक एवं निजी, विनिर्माण एवं सेवा जैसे सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। सामान्य मार्गदर्शन। सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंधकीय समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते हैं। इसका कारण है वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं तथा कई तत्वों का परिणाम होती हैं। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रबंधकों के अनुभव एवं बुद्धि चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण होता है। यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का एक अंग है। दूसरी ओर कारखाने में कामगारों की थकान की समस्या के समाधान के लिए भारी दबाव को कम करने के लिए भौतिक परिस्थितियों में सुधार की जांच हेतु परीक्षण किया जा सकता है। लोच। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं होते जिनको मानना अनिवार्य ही हो। ये लचीले होते हैं,
तथा परिस्थिति की मांग अनुसार प्रबंधक इनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए प्रबंधकों को पर्याप्त छूट है। मुख्यतः व्यवहारिक प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। कारण एवं परिणाम का संबंध प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना होता है। यह हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के व्यवहार का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान देते हैं एवं प्रबंधकीय आचरण को प्रभावित करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है। प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को वास्तविक दुनियावी स्थिति में उपयोगी पैंठ कराते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से उनके प्रबंधकीय स्थिति एवं परिस्थितियों के संबंध में ज्ञान, योग्यता एवं समझ में वृद्धि होगी। संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन कंपनी को उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक दोनों संसाधन सीमित होते हैं। इनका अधिकतम उपयोग करना होता है। सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधक अपने निर्णयों एवं कार्यों में कारण एवं परिणाम के संबंध का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। वैज्ञानिक निर्णय निर्णय निर्धारित उद्देश्यों के रूप में विचारणीय एवं न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। यह समयानुकूल, वास्तविक एवं मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होने चाहिए। बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना सिद्धांत यद्यपि सामान्य दिशा निर्देश प्रकृति के होते हैं, तथापि इनमें परिवर्तन होता रहता है, जिससे यह प्रबंधकों की पर्यावरण पर बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, जो गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अनुकूल ढाले जा सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना जनसाधारण में बढ़ती जागरूकता व्यवसायों, विशेषतः सीमित दायित्व कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए बाध्यकारी रही है। प्रबंध के सिद्धांत एवं प्रबंध के विषय का ज्ञान इस प्रकार की मांगों के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुआ है। प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का मूलाधार हैं। इनका उपयोग प्रबंध के प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान के आधार के रूप में किया जाता है। ये सिद्धांत प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक आधार तैयार करते हैं। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध एक वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण धारा, जिसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों पर चर्चा करने से पहले हमें औद्योगिक क्रांति के शुरुआती वर्षों में कारखानों के कार्यकारी वातावरण से गुजरना होगा। दक्षता और व्यक्तिगत निर्णय का अभाव कारखानों को एक निरंकुश वातावरण की ओर ले जाता है। इस परिदृश्य में F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के पिता के रूप में उभरे। उन्होंने अंगूठा टेक नियम के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध का प्रस्ताव रखा। उन्होंने किसी भी कार्य को उसके घटकों में विभाजित कर प्रत्येक को सेकंड तक की अवधि में मापा और यह पता लगाया कि प्रत्येक काम को कम समय में और अधिक उत्पादकता के साथ प्रभावी ढंग से कैसे किया जा सकता है। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के पिता फ्रेडरिक विंस्लो टेलर अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार करना चाहा। 1874 में
वह एक शिक्षार्थी मैकेनिक बने और बाद में उन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का प्रधान चुना गया। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। 1911 में उन्होंने अपने जांच निष्कर्षों को दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से प्रकाशित किया और जिसे प्रबंध इतिहास का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। F.W. टेलर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 20 मार्च 1856 संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में जन्म। 1874 एक शिक्षार्थी मैकेनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत। 1883 स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्नातक की उपाधि। 1884 मिडविले स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी। 1895 पिसरित सिस्टम की पेशकश। 1898 बेथलहेम आयरन कंपनी में कार्यरत। 1900 टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर। 1902 एलियट क्रेस्टॉन मेडल। 1906 अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रधान। 1911 दी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रकाशन। 21 मार्च 1915 मृत्यु। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। F.W. टेलर ने प्रबंध के 4 अलग-अलग सिद्धांत विकसित किए जिन्हें बाद में प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में स्वीकारा गया। विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। टेलर का विश्वास था कि अधिकतम कार्यक्षमता में वृद्धि केवल एक ही सर्वोत्तम विधि थी। इस पद्धति को अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा विकसित किया जा सकता है। टेलर ने समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक प्रणालियों का कार्य अध्ययन, सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण एवं स्तरीय पद्धति के विकास के माध्यम से जांच पड़ताल सम्मिलित थी, जिसे पूरे संगठन में अपनाया जाना चाहिए। सहयोग न कि टकराव। उन्होंने प्रबंध और श्रमिकों के बीच पूरी तरह से सहयोग पर जोर दिया। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों का ही महत्व है। इस स्थिति को पाने के लिए टेलर ने प्रबंधक और श्रमिक दोनों में संपूर्ण मानसिक क्रांति का आह्वान किया। यदि कंपनी को कोई लाभ होता है तो प्रबंधकों को चाहिए कि वह इसे कर्मचारियों में बांटे। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। औद्योगिक कार्यक्षमता अधिकांश रूप से कर्मचारियों की योग्यताओं पर निर्भर करती है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह अपना कार्य प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो श्रेष्ठतम पद्धति विकसित की गई, उसको सीखने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक था। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम एवं प्रबंध में पूर्ण रूप सहयोग होना चाहिए। यह सहयोग न कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है। उनके अनुसार प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। F.W. टेलर ने एक व्यावसायिक उद्यम के सुचारू रूप से चलाने के लिए अंगूठा टेक नियम के स्थान पर निम्नलिखित विधियों और तकनीकों का सुझाव दिया। बाद में इसे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के रूप में स्वीकार किया गया। कार्यात्मक फोरमैनशिप। कारखाना प्रणाली में फोरमैन वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण घूमता है। इसलिए टेलर ने कारखाना ढांचे में इस भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान दिया। वास्तव में एक अच्छे पर्यवेक्षक या फोरमैन की
योग्यताओं की सूची तैयार की, लेकिन पाया कि कोई भी व्यक्ति इनको पूरा नहीं कर सका। इसलिए उसने 8 व्यक्तियों के माध्यम से क्रियात्मक फोरमैनशिप का सुझाव दिया। कारखाना प्रबंधक के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। प्रमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया से है। यह प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों को हो सकता है। यह मानक मानदंड होते हैं उत्पादन के दौरान जिनका पालन करना होता है। कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। किसी कार्य को करने की कई पद्धतियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग के निर्धारण के कई प्राचल हैं। कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने तक प्रत्येक क्रिया कार्य पद्धति अध्ययन के अंतर्गत आती है। टेलर ने कार्य पद्धति अध्ययन के माध्यम से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की अवधारणा का निर्माण किया। फोर्ड मोटर कंपनी ने इस अवधारणा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। गति अध्ययन। गति अध्ययन से अभिप्राय उन सभी विभिन्न मुद्राओं की गति के अध्ययन से है जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए की जाती है, जैसा कि उठाना, रखना, बैठना या फिर स्थान बदलना आदि। अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त किया जाता है, जिससे कि कार्य को भलीभांति पूरा करने में कम समय लगता है। उदाहरण के लिए टेलर एवं उसका सहयोगी फ्रैंक गिलबर्ट ईंट बनाने की चेष्टाओं को 18 से 5 तक घटा लाए। टेलर ने यह दिखा दिया कि इस प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादकता 4 गुना बढ़ गई। समय अध्ययन। भली भांति परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए यह मानक समय का निर्धारण करता है। कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समय अध्ययन का उद्देश्य कर्मियों की संख्या का निर्धारण, उपयुक्त प्रेरक योजनाओं को तैयार करना एवं श्रम लागत का निर्धारण करना है। थकान अध्ययन। कोई भी व्यक्ति कार्य करते करते शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगेगा। समय समय पर आराम मिलने पर व्यक्ति आंतरिक बल पुनः प्राप्त कर लेगा तथा पूर्वक क्षमता से कार्य कर सकेगा। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अवधि एवं बारंबारता का निर्धारण करता है। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। इस प्रणाली के तहत कारीगरों को निर्धारित प्रमापों के आधार पर कुशल एवं अकुशल वर्गों में बांटा जा सकता है। कुशल कर्मचारियों को पारितोषिक दिया जाता है, इसलिए उसने प्रमापित कार्यों को पूरा करने के लिए भिन्न तथा प्रमापित से कम पर भिन्न मजदूरी दर प्रारंभ की। हेनरी फ्योल, सामान्य प्रबंध के जनक। हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर, खनन कार्यकर्ता, लेखक और खानों के प्रबंध निदेशक थे, जिन्होंने व्यावसायिक प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया, जिसे अक्सर फ्योलिज्म कहा जाता है। अपने समकालीन फ्रेडरिक विंसलो टेलर की तरह उसे भी व्यापक रूप से आधुनिक प्रबंध के स्थापक के रूप में देखा जाता है। 1860 में 19 वर्ष की आयु में फ्योल ने एक खनन कंपनी में एक खनन इंजीनियर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। 1888 में उन्हें प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खानों में काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए विभिन्न परिवर्तन किए, जैसे कर्मचारियों को टीमों में
काम करने की अनुमति देना और श्रम विभाजन में परिवर्तन। पिछली शताब्दी में संगठनों को पहले से ही अभ्यास में प्रबंध से निपटना था। 1900 के दशक की शुरुआत में उत्पादन जैसे बड़े कारखानों को भी प्रबंधित किया जाना था। उस समय केवल कुछ ही प्रबंध उपकरण, आदर्श और विधियां उपलब्ध थी। अपने कार्यकाल के दौरान हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 5 अलग-अलग कार्य निर्धारित किए: नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निदेशन एवं नियंत्रण करना। आज भी इसे प्रबंध के बुनियादी कार्य माना जाता है। उसने यह सुझाव भी दिया कि एक प्रबंधक में जो गुण होने आवश्यक हैं, वे हैं शारीरिक, नैतिक, शैक्षणिक, ज्ञान और अनुभव। 1917 में उसने एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जेनरली के शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उसने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया। आज इन 14 सिद्धांतों को आधुनिक प्रबंध के बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल द्वारा प्रस्तावित प्रबंध के 14 सिद्धांतों पर उनकी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में विस्तार से चर्चा की गई और पारंपरिक प्रबंध सिद्धांत में व्यापक रूप से एक आधारभूत कृति माना जाता है। उनके द्वारा दिए गए प्रबंध के 14 सिद्धांतों पर नीचे चर्चा की गई है। कार्य विभाजन। कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक कार्य हेतु एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ हो। फ्योल के अनुसार कार्य विभाजन का उद्देश्य एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन एवं श्रेष्ठ कार्य करना है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। फ्योल के अनुसार अधिकार आदेश देने एवं आज्ञा पालन करने का अधिकार है, जबकि उत्तरदायित्व अधिकार का उपसिद्धांत है। प्रबंधक को अधिकार और उसके समान उत्तरदायित्व की आवश्यकता होती है। अधिकार उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। अनुशासन। अनुशासन से अभिप्राय संगठन के कार्य करने के लिए आवश्यक नियम एवं नौकरी की शर्तों के पालन करने से है। फ्योल के अनुसार अनुशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर अच्छे पर्यवेक्षण, स्पष्ट एवं संतोषजनक समझौते एवं दंड के न्यायोचित विधान की आवश्यकता होती है। यहाँ अनुशासन का अर्थ है कि श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों ही अपने अपने वायदों को एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भाव को पूरा करेंगे। आदेश की एकता। फ्योल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी एक ही समय में 2 अधिकारियों से आदेश लेता है, तो इसे आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेने चाहिए एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत। निर्देश की एकता। संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। गतिविधियों के प्रत्येक समूह जिनके उद्देश्य समान हैं, उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। यह कार्यवाही की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करेगा। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फ्योल के अनुसार संगठन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। कंपनी में कार्य करने में प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई हित होता है। कंपनी में भी अपने उद्देश्य होते हैं। सभी परिस्थितियों में समूह या कंपनी के हित किसी भी व्यक्ति के हितों का अधिक्रमण करेंगे। कर्मचारियों को प्रतिफल। कुल प्रतिफल एवं क्षतिपूर्ति कर्मचारी एवं संगठन दोनों के लिए ही संतोषजनक होना चाहिए।
कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन स्तर तर्कसंगत हो सके, लेकिन साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं में होनी चाहिए। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। निर्णय लेने का अधिकार यदि केंद्रित है तो इसे केंद्रीकरण कहेंगे, जबकि अधिकार यदि एक से अधिक व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहेंगे। केंद्रीकरण की सीमा कंपनी की कार्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। सामान्यतः बड़े संगठनों में छोटे संगठनों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकरण होता है। सौंपन श्रृंखला। किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। फ्योल के अनुसार संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो तथा उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत। व्यवस्था। फ्योल के अनुसार अधिकतम कार्य कुशलता के लोग एवं समान उचित समय पर उचित स्थान पर होने चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान तथा प्रत्येक चीज प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर होनी चाहिए। तद्वत् इसका अर्थ है व्यवस्था। समता। फ्योल के अनुसार सभी कर्मचारियों के प्रति निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सद्बुद्धि एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार एमिन यह सिद्धांत दया भाव एवं न्याय पर जोर देता है। यह ईमानदारी और निष्ठा का भाव सुनिश्चित करेगा। कर्मचारियों की उपयुक्तता। फ्योल के अनुसार संगठन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति उचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। पहल क्षमता। कर्मचारियों को सुधार के लिए अपनी योजनाओं के विकास एवं उनको लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहल क्षमता का अर्थ है स्वयं अभिप्रेरणा की दशा में पहला कदम उठाना। इसमें योजना पर विचार कर फिर उसको क्रियान्वित किया जाता है। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों में से एक है। पहल क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। सहयोग की भावना। प्रबंध के कर्मचारियों में एकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। प्रबंध को सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना चाहिए, विशेष रूप से बड़े संगठनों में, क्योंकि ऐसा न होने पर उद्देश्यों को प्रकट करना कठिन हो जाएगा। इससे समन्वय की भी हानि होगी। सहयोग की भावना के पोषण के लिए प्रबंधक को कर्मचारियों से पूरी बातचीत में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में कार्यस्थलों में व्यवहार के लिए लागू होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति पर चर्चा निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित सामान्य मार्गदर्शन, सर्वप्रयुक्त, लोच, मुख्यतः व्यवहारिक, प्रासंगिक तथा कारण एवं परिणाम का संबंध। अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों को प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व की उचित समझ होनी चाहिए। प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व को निम्न बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है: दक्षता में वृद्धि, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैज्ञानिक निर्णय, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, उचित अनुसंधान एवं विकास, प्रबंधकों का प्रशिक्षण तथा प्रभावी प्रशासन।
टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम, सहयोग ना कि टकराव, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, अधिकतम ना कि प्रतिबंधित आउटपुट, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास तथा समृद्धि। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें निम्नलिखित थीं। कार्यात्मक फोरमैनशिप, कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, कार्य पद्धति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, गति अध्ययन तथा विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। फ्योल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य नियोजन, संगठन, निदेशन, समन्वयन एवं नियंत्रण है।